अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में सिखाने वाला हूँ जिसके बारे में अक्सर ये गुमान किया जाता है कि ये गेम बादशाहों की गेम है या फिर ये गेम अमीरों की गेम है, इसे सिर्फ अमीर लोग ही खेलते हैं। आपको बोर्ड देखकर अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यकीनन ये गेम चेस, जिसे हम शतरंज कहते हैं, ये एक टेक्निकल गेम है और इसको अक्सर लोग खेलने से गुरेज करते हैं क्योंकि इसकी जो चाल है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको लोग समझ नहीं पाते। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस गेम को स्टेप टू स्टेप इसके बारे में बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से। आई होप कि ये गेम आपको समझ आ जाएगी और आप जब इसको सीख जाएंगे तो फिर आप उसको खेल कर एंजॉय भी करेंगे। गेम ना फ़कत आपको एंटरटेनमेंट देती है बल्कि आप इस गेम को खेलते हुए आप अपनी ब्रेन मेमोरी जो है, आप अपनी ब्रेन कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं क्योंकि ये गेम आपसे आपका फोकस मांगती है। ये गेम आपसे आपकी कंसंट्रेशन मांगती है। आप विदाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन इस गेम को खेल ही नहीं सकते। अगर आप जस्ट वैसे ही गेम खेलते हैं, आपका अगर माइंड आप नहीं यूज़ कर रहे तो यकीनन ये गेम आप हार जाएंगे। तो इस गेम को खेलते वक्त आपका फुल फोकस हो, आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस गेम में मुकाबला कर सकते हैं और इस गेम को खेल सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो आपके सामने बोर्ड पर है, इस बोर्ड पर ये गेम खेली जाती है। इस बोर्ड में आप देख रहे हैं दो कलर के स्क्वायर्स हैं। एक डार्क कलर के स्क्वायर्स होते हैं, लाइट कलर के स्क्वायर। अक्सर आपने ब्लैक एंड वाइट भी स्क्वायर देखे होंगे। तो टोटल 64 ये स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें से 32 स्क्वायर्स जो ब्लैक कलर के होते हैं और 32 स्क्वायर वो वाइट कलर के होते हैं, या 32 लाइट कलर के स्क्वायर होते हैं और 32 डार्क कलर के स्क्वायर होते हैं। कुछ डिफरेंट कलर्स भी हो जाते हैं इसमें, जैसे आपने ब्लैक और वाइट देखा होगा, ये वुडन कलर है, ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा समझें कि जो हमारा वुड होता है उस कलर का है। तो आई होप कि आपको इन बॉक्सेस के बारे में, इन स्क्वायर्स के बारे में पता चल गया होगा कि ये टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं और ये जो गेम है वो दो प्लेयर्स के बीच में खेली जाती है, इसमें कोई तीसरा नहीं होता। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ ABC के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं, ये जो वर्टिकली जा रहे हैं 1 2 3 4, ये देखेंगे आप दोनों साइड्स पर हैं, 1 2 3 4 8 तक हैं। ये जो नंबर हैं, इनको हम जो वर्टिकली नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रैंक्स। नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक, नंबर 3 रैंक। और ये जो नीचे से ऊपर वर्टिकली ये जो नंबर जा रहे हैं, इन बॉक्सेस को, इन स्क्वायर्स को कहा जाता है रैंक्स। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ABCD EFGH, दोनों साइड पे लिखे हुए हैं ABCD, A से लेकर H तक। ये जो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटली ये जो स्क्वायर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइल्स। तो जो वर्टिकली नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम इनको कहते हैं रैंक्स, और ये जो हॉरिजेंटली लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं फाइल्स। आई होप कि आपको रैंक्स का और फाइल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में, टोटल कितने पीसेस होते हैं, टोटल में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। तो दो प्लेयर के बीच में ये गेम खेली जाती है। 16 पीसेस प्लेयर A के पास होते हैं और 16 पीसेस प्लेयर B के पास होते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि जो 16 पीसेस हैं वो एक लाइट कलर जो चूज़ करता है उसके पास होते हैं, और 16 पीसेस जो ब्लैक कलर चूज़ करता है, जो डार्क कलर चूज़ करता है, उसके पास होते हैं। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो 6 कैरेक्टर्स होते हैं। मैं आपको मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसके कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे जो अहम कैरेक्टर है इसका, जिस पर ये पूरी गेम बनी हुई है, वो है इसका किंग, बादशाह, जिसको बचाने के लिए ये गेम खेली जाती है। दोनों जो साइड के प्लेयर होते हैं, डार्क हो गया या लाइट कलर का, दोनों को अपने किंग्स बचाने होते हैं। जो डार्क प्लेयर होता है उसको वाइट का किंग मारना है, लेकिन अपना जो किंग है उसको डिफेंड करना है। वैसे ही जो डार्क
का किंग प्लेयर है उसको अपने किंग की हिफाजत करनी है और जो लाइट वाला किंग है उसको मारना है, तभी ये गेम जीती जा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आप इसको देख सकते हैं, किंग है, जिस पे ये पूरी गेम डिपेंडेंट है। ये इसका पहला कैरेक्टर। सेकंड नंबर पे आता है क्वीन, ये सेकंड नंबर पे और सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किंग के बाद। थर्ड पे आती है हमारे बिशप, इसे हम कहते हैं बिशप, इसे अक्सर वज़ीर भी कहा जाता है। सो फोर्थ कैरेक्टर है हमारा नाइट, जिसे हम अक्सर घोड़ा कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो एक घोड़े की तरह है। फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है रैंक, जिसे अक्सर टैंक या किला भी कहा जाता है। और 7 नंबर पे हमारा आता है पान, जिसे मोहरा या प्यादा कहा जाता है। तो ये टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो रिपीटेड कैरेक्टर हैं। जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया कि इसमें टोटल एक प्लेयर के पास 16 पीसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 6 कैरेक्टर हैं। तो ये कैरेक्टर बेसिकली इसके 6 होते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग हमारे पास 10 पीसेस बचती हैं वो रिपीटेड ही इनके कैरेक्टर्स होते हैं। मैं जब ये बोर्ड अरेंज करूँगा तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाइट के जो 6 हमारे कैरेक्टर्स हैं, वैसे ही ये मेन कैरेक्टर सेम ब्लैक के पास भी होते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये 6 कैरेक्टर, ये वाइट के कैरेक्टर, ये सेम कैरेक्टर ब्लैक के पास भी होते हैं। तो ये टोटल कैरेक्टर 6 होते हैं, लेकिन इसके जो पीसेस हैं वो टोटल 16 होते हैं। तो मेन कैरेक्टर हैं, इनके मूव्स अलग अलग होते हैं। ये घोड़े की एक अपनी चाल होती है, इसको अपना तरीका होता है चलाने का। ये जो हमारा बिशप है वज़ीर, इसका अपना तरीका होता है। क्वीन का और बादशाह और सब जो कैरेक्टर इनका अलग अलग एक अपना वे होता है। मैं अब इनके जो मूव्स हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो पान है इसकी अक्सर यहाँ पर पोजीशन होती है। तो ये जब भी इसको हम मूव करते हैं, इसका जो चलाने का अंदाज़ है, इसका जो रूल है वो, ये जो प्यादा है, ये जो पान है, ये हमेशा आगे ही चलता है। इसके फर्स्ट स्टेप में ये 2 स्टेप आगे चल सकता है या फिर चाहे तो 1 स्टेप आगे चल सकता है, लेकिन ये हमेशा आगे ही चलता रहेगा, ये पीछे कभी नहीं आएगा। अगर आपने एक बार इसको आगे बढ़ा दिया तो ये आगे ही रहेगा, ये पीछे नहीं आएगा। तो ये पान सिंपल है, ये सिर्फ आगे ही बढ़ता रहता है, ये पीछे नहीं आता। सेकंड पे आता है हमारा ये जो रॉक, जिसे हम अक्सर टैंक या किला भी कहते हैं। अगर ये इस पोजीशन पर खड़ा है तो इससे ये अथॉरिटी है कि ये पूरे बोर्ड तक जा सकता है, जहाँ पर भी इसकी जो लीगल मूव्स है वहाँ तक जा सकता है। ये अक्सर प्लस बनाता है, इसका जो मूव है वो अक्सर प्लस है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है उसके लिहाज से अगर ये वाइट का मूव है तो वाइट ये यहाँ तक आ सकता है। उसके अलावा ये वाइट अगर ये यहाँ पर है तो ये बिल्कुल अपने साइड में भी जा सकता है, ये फारवर्ड भी जा सकता है और ये बैक भी आ सकता है। तो जो भी यहाँ पर पॉसिबल वेज हैं वो अपने जो चला सकता है। मैं अभी आप एक सिचुएशन रखता हूँ जहाँ पर ये मूव नहीं कर सकता। मसलन अगर इसके सामने ये प्यादा यहाँ पर पड़ा है तो ये जो रॉक है अभी ये अपना इसका प्यादा है तो ये अभी इस साइड नहीं आ सकता, ये छलांग लगाकर इसके इस साइड नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये इसका रास्ता ब्लॉक हो गया, लेकिन ये बैक यहाँ पर आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर उसका अपना ऑलरेडी प्लेयर मौजूद है। तो ये अभी आगे जो भी पॉसिबल मूव्स है वो आगे जा सकता है, इस लिहाज से ये अपने लेफ़्ट पे जा सकता है, जहाँ तक जा सकता है, जहाँ पर पॉसिबल मूव्स है वो वहाँ तक जा सकता है। आई होप कि आपको रॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लास्ट में जब हम एक गेम खेलेंगे तो इसके मूव्स के बारे में आपको मज़ीद अच्छे तरीके से पता चलेगा। उसके बाद आता है ये घोड़ा। एक घोड़ा एक टेढ़े किस्म का एक यहाँ पर ऐसे समझे कैरेक्टर है और इंतहाई एक अहम कैरेक्टर है। कभी कभी ये अपनी मूव्स की वजह से ये सामने वाले की क्वीन और किंग भी कैप्चर करता है। तो ये घोड़ा अपनी टेढ़ी चाल चलता है, या ऐसे अक्सर कहते हैं कि ढाई चाल चलता है। मसलन जैसे घोड़ा अभी यहाँ पर अपनी पोजीशन पर खड़ा है तो इसकी जो लीगल मूव होगी ना वो या तो एल बनाता है या वो टेढ़ी चाल या वो 2.5 चलता है। जैसे आपको समझ आए आप उसे वैसे ही कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब रोक था तो रोक इसके जो प्यादा है इसके आगे नहीं जा सकता था, लेकिन घोड़े को ये अथॉरिटी होती है कि वो छलांग लगाकर आगे जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि
घोड़ा टेढ़ी चाल चलता है। तो घोड़ा टेढ़ी चाल कैसे चलता है इसकी आपको इस मूव से पता चल जाएगा। आप देखें अगर घोड़ा इस पोजीशन पर है तो हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 और ये आधी चाल, ये ढाई चाल, या फिर आप इसको एल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर था तो 1 2 और ये इसने एल बनाकर इधर आ गया। आप यूँ चलाएं तो देख सकते हैं यहाँ से आकर घोड़े ने यहाँ पर एल बनाया या 2.5 इसने चाल चली। तो वहाँ पर कौन से पॉसिबल मूव है जहाँ पर जा सकता है, तो यहाँ पर आ सकता है, एल बना सकता है। उसके अलावा घोड़ा यहाँ पर आ सकता है, देखेंगे कि आप यहाँ पर आप घोड़ा आ सकता है। उसके अलावा आपका घोड़ा इधर आ सकता है। उसके अलावा आपका घोड़ा इधर जा सकता है। और उसके अलावा आपका घोड़ा यहाँ है तो यहाँ पर आ सकता है। तो ये जितने भी पॉसिबल मूव्स है वो चला सकता है। और घोड़े के पास अथॉरिटी है कि भले उसके सामने यहाँ पर कोई खड़ा हो या यहाँ पर खड़ा हो तो वो उनसे छलांग लगाकर आगे जा सकता है। तो इसे कहते हैं कि ये घोड़ा अक्सर टेढ़ी चाल चलता है। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो हमारा फोर्थ कैरेक्टर, जिसे हम बिशप कहते हैं या वज़ीर कहते हैं। अगर ये हमारा बिशप ब्लैक डार्क स्क्वायर पर खड़ा है तो ये डायगोनली मूव करेगा। जैसे हमने देखा था ये जो रोक था वो रोक प्लस का साइन बनाता था, लेकिन ये जो हमारा बिशप है वो प्लस नहीं बनाता, वो डायगोनली चलता है। जैसे ये ब्लैक स्क्वायर पे खड़ा है ना, तो ये ब्लैक स्क्वायर पे जहाँ तक भी इसके पॉसिबल मूव्स है वहाँ तक जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसका यहाँ तक आ सकता है, ये अपना मूव चलाए तो इधर तक आ सकता है। यहाँ पर है तो ये एक पीछे यहाँ तक आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपको रूल बताया था, क्योंकि आपका अपना प्लेयर वहाँ पर खड़ा है तो सिर्फ घोड़े को ही अथॉरिटी है कि वो वहाँ पर छलांग लगाकर आगे जा सकता है। उसके अलावा अदरवाइज़ कोई और कैरेक्टर छलांग लगाकर आगे नहीं आ सकता। तो ये ब्लैक पर है तो यहाँ पर डायगोनल यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ तक जा सकता है अपना डायगोनली ब्लैक का जो इसका डार्क स्क्वायर है उसको फॉलो करते हुए। तो मसलन ये आप इसको यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपका रोक है वो प्लस बनाता है। ये यहाँ पर है तो यूँ आ सकता है, ये लेफ़्ट पे भी जा सकता है, वो फॉरवर्ड एंड बैक भी आ सकता है। लेकिन आपका ये जो बिशप है वो ऐसे समझे कि मल्टीप्लाई का साइन बनाता है। आप देखें कि ये इधर जा सकता है आगे, ये बैक डायगोनली आ सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है और ये बेसिकली बैक आ सकता है। तो ये ब्लैक वाला जो बिशप है वो ब्लैक को ही फॉलो करेगा, ये कभी भी वाइट पर नहीं आएगा, ये कभी भी छलांग लगाकर यहाँ पर नहीं आएगा। मसलन अगर जे किसी का किंग यहाँ पर खड़ा है या रानी या किसी सामने अपोनेंट का कैरेक्टर, तो इसको यूँ नहीं कैप्चर कर सकता। अगर ये अपोनेंट आपका ब्लैक वाला मसलन ब्लैक पे ही खड़ा है, उसका प्यादा अपोनेंट का यहाँ पर खड़ा है, तो आप उसको ब्लैक पे आप यूँ कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको बिशप का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आता है जिसे सेकंड पावरफुल इस चेस में जो हमारा कैरेक्टर है वो है क्वीन या रानी। अच्छा, इसको दोनों रॉक की और बिशप दोनों की अथॉरिटीज़ है, ये मूव कर सकता है। मसलन ये इस पोजीशन पर अगर ये क्वीन खड़ी है तो आप इसको डायगोनली आप यूँ भी मूव करा सकते हैं, ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, साइड में भी जा सकता है। और आप इसको रॉक की तरह लेफ़्ट एंड राइट भी जा सकते हैं, ये आपका लेफ़्ट भी आ सकता है, ये आपका राइट भी आ सकता है। ये चाहे तो एक मूव चले, चाहे तो 10 मूव चले। तो रानी को इसके रॉक के और बिशप के दोनों अथॉरिटीज़ होते हैं, वो प्लस भी बना सकता है, वो मल्टीप्लाई भी बना सकता है, लेकिन वो घोड़े की तरह नहीं चल सकता। जैसे अगर ये रानी की ये मूव है, ये पोजीशन है, तो ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर है तो ये यहाँ तक आ सकता है। उसके अलावा ये सामने सीधा जा सकता है, ये बैक यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता। आपको कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि आपका अपना जब प्लेयर खड़ा है तो वो आपका रास्ता ब्लैक है। तो अगर ये वाइट पर है तो ये यहाँ पर डायगोनली जा सकता है, इधर ये बैक डायगोनली जा सकता है, यहाँ पर आ सकता है। तो इस लिहाज से ये सेकंड पावरफुल जो बादशाह को बचाने के लिए रानी के पास अथॉरिटीज़ होती हैं। रानी के पास रॉक के एंड बिशप की अथॉरिटीज़ होती हैं, लेकिन रॉक के पास अपना रॉक का प्लस बनाता है और बिशप जो आपका वो डायगोनली चलता है। उसके बाद आता है बादशाह, जिस पे ये पूरी गेम डिपेंडेंट है। आपका ये जो बादशाह है जिसको बचाने के लिए ये गेम खेली जाती है, ये आपका जस्ट एक मूव ही चलता है। जैसे आपका ये प्यादा चलता है, प्यादा तो सिर्फ सीधा ही चलता है,
कभी पीछे या आपका डायगोनली या वर्टिकली नहीं चल सकता। लेकिन ये बादशाह को अथॉरिटी है कि वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक स्टेप ही फॉरवर्ड जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बादशाह की पोजीशन है तो बादशाह यहाँ पर आ सकता है, बादशाह इधर आ सकता है, बादशाह डायगोनल यहाँ पर आ सकता है, इधर आ सकता है, वो इधर आ सकता है, वो बैक आ सकता है, वो यहाँ पर साइड राइट साइड पे आ सकता है, वो लेफ़्ट साइड पे आ सकता है, लेकिन एक ही मूव कर सकता है। जैसे रानी, बिशप या रोक वो अपना कहीं भी पॉसिबल जब तक उनको अथॉरिटी वो जा सकते हैं, लेकिन आपका किंग सिर्फ एक ही चाल चलता है, क्योंकि आपको पता है बादशाह अक्सर सुस्त होते हैं, तो उसके लिहाज से उनको एक ही चाल दे दी गई है। आई होप कि कैरेक्टर के जो मूव्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अभी मैं आपको ये जो बोर्ड है इस पर हम कैसे पीसेस अरेंज करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको इस बोर्ड पर जो कैरेक्टर्स हैं या जो पीसेस है वो अरेंज करना सिखाऊंगा कि इनकी क्या पोजीशन होती है, रोक की कौन सी पोजीशन होती है, बिशप की कौन सी पोजीशन होती है, किंग और क्वीन की कौन सी पोजीशन होती है, और वो जो पांस हैं जो प्यादे हैं उनकी क्या पोजीशन होती है। सबसे पहले ये जो आपके कार्नर्स हैं, इन दोनों कार्नर्स पर आपके रॉक आएंगे। आपके पास 2 रॉक होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको 6 कैरेक्टर का जिक्र किया था, वहाँ पर एक था, लेकिन दोनों प्लेयर के पास 2 रॉक अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं, आप ब्लैक के पास भी 2 रॉक होते हैं, वाइट के पास भी। तो ये जो कार्नर है, इन दोनों कार्नर पर आपके रॉक आएंगे। आप इनको दोनों कार्नर पर आप अपने किले या आप अपने इन रॉक को अरेंज करेंगे। उनके बाद आते हैं आपके नाइट्स, जिसको हम घोड़ा कहते हैं। तो बेसिकली आपके पास घोड़े, आपके पास नाइट भी 2 होते हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट जो है रॉक के आपके घोड़े अरेंज होंगे। उसके बाद उसकी साइड में आपके बिशप्स अरेंज होंगे, जिसे हम अक्सर वज़ीर कहते हैं। तो ये भी आपके पास 2 होते हैं, और ये दोनों आपके यहाँ पर नाइट के बाद अरेंज होंगे। अभी आपने देखा होगा कि आपके जो बिशप्स हैं जो डायगोनली चलते हैं, वो वाइट का अलग हो गया। देखें, ये वाइट पे रखा है तो ये वाइट को फॉलो करेगा, और ये आपका जो ब्लैक पर लिखा हुआ है तो ये ब्लैक जो स्क्वायर से उनको फॉलो करेगा। उसके बाद आता है आपकी जो क्वीन है और आपका जो किंग है। अच्छा, ये जो वाइट का किंग होता है वो हमेशा ब्लैक पर ही रखा जाएगा, ब्लैक स्क्वायर पर रखा जाएगा, और उसके नेक्स्ट पे आपकी जो है वो क्वीन रखी जाएगी। तो इस तरीके से ये जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो सेट होंगे। जो रिमेनिंग आपके जो पीसेस बचे हैं उसमें वो कैरेक्टर तो एक है, लेकिन वो जो 7 रिमेनिंग पीसेस हैं वो उसकी कॉपीज़ हैं। अभी आपने देख लिया कि आपके पास कैरेक्टर, आपका एक कैरेक्टर, ये आपका सेकंड कैरेक्टर, ये आपका थर्ड कैरेक्टर, किंग आपका 4th, एंड आपकी जो क्वीन है वो आपकी 5th कैरेक्टर, और ये आपका 6th कैरेक्टर। उसके अलावा जो है वो उनकी कॉपीज़ हैं, वो आप उनको सेकंड अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप जो रैंक 1 पर है आप उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले कार्नर पर आपके जो रॉक आएंगे, उसके सेकंड में आपकी, उसकी साइड में आपके नाइट आएंगे। फिर उसके बाद सी और एफ पर आपके बिशप्स आएंगे, डी पर आपकी रानी आएगी, और ई पर आपका किंग आएगा। बाकी ये जो रिमेनिंग बचे हैं जिनको हम प्यादे कहते हैं, जिनको हम पान कहते हैं, वो इनके सेकंड रैंक पे हम इनको रख देंगे। इनमें कोई भी तरतीब नहीं होगी क्योंकि ये सब सेम ही कैरेक्टर हैं, तो इनको अरेंज करने में आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो देख सकते हैं आप, ऐसे आपने वाइट के जो पीसेस हैं वो अरेंज कर दिए हैं। सेम टू सेम एक्यूरेट इसी तरीके से आपके ब्लैक के पीसेस अरेंज हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि वाइट के जो पीसेस है वो भी अरेंज हो गए, और ब्लैक के भी जो पीसेस है वो अरेंज हो गए। वो बिल्कुल सेम अरेंज हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रॉक है, वहाँ पर भी रॉक है, यहाँ पर भी रॉक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी रॉक है। आप बादशाह की भी, किंग की भी पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये ई पर बादशाह डार्क पे खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर डेफिनेटली वाइट स्क्वायर हो जाएगा, और ब्लैक का जो किंग है वो वाइट स्क्वायर पे खड़ा है। तो एक्यूरेट बिल्कुल पोजीशन जो ब्लैक की बनेगी वही वाइट की बनेगी।
तो ऐसे आपके पीसेस अरेंज हो जाएंगे, और जब आपके इस तरह से पीसेस आपके अरेंज हो जाएंगे उसके बाद आपकी गेम शुरू होती है। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको देता चलूँ। ये जो आप कह रहे जहाँ पर अल्फ़ाबेट देख रहे हैं ABC, ये जो ABC ये जो साइड है, इस साइड को क्वीन साइड कहा जाता है। ये जो आपकी ABC हो गई, आप डी पर देखेंगे तो क्वीन है, तो इसको आप अक्सर क्वीन साइड कहा जाता है। और ये जो आपका D और E है, D और E को मिलाकर आपका सेंटर कहा जाता है। D और E आपका सेंटर हो गया, और आपका जो रिमेनिंग है FGH, इसको किंग साइड कहा जाता है। तो ये 3 साइड हो गई, ये क्वीन साइड ABC, D और E आपका हो गया सेंटर, और F G और H है ये आपका किंग साइड हो गया। बेसिकली ब्लैक पे भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम इसका मूव चलाते हैं ना, तो इसको ऑफिशियली जिस तरह से मूव हम इसको कॉल करते हैं ना, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट मूव चलाता हूँ, ये अपना जो डी पर प्यादा पड़ा है, मैं इसको यहाँ इसके 2 स्टेप्स फॉरवर्ड करता हूँ। तो आप इस चलाने को, ये जो आपने मूव चलाई ना, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में, चेस की लैंग्वेज में कहा जाता है कि आपने D4 चलाया। इसे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो पान था वो डी पर खड़ा था, और आप अभी उसकी जहाँ पर पोजीशन आई है वो आप उसकी पोजीशन आई है 4 पर। तो आप कह सकते हैं कि आपने D4 चलाया। वैसे ही आपकी चाल के बाद सामने अब ब्लैक की चाल होगी। तो जो ब्लैक है, ब्लैक अगर अपना वो घोड़ा निकालता है, जैसे घोड़े की मैंने आपको चाल बताई थी, वो L बनाता है, और वो एक वाहिद ही ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी पीस के ऊपर से छलांग लगा कर आ सकता है। तो अभी ये जो आपने मूव चलाई, आप इसको कह सकते हैं कि ये जो आपकी मूव है, अभी आपका घोड़ा आ गया F पर, तो आपने F6 चलाया। था तो G पर, लेकिन फाइनल उसकी जो पोजीशन है वो है, आप देख सकते हैं कि F यहाँ पर आपको ज़ाहिर नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसके बिल्कुल स्ट्रेट पे आप F यहाँ पर देख सकते हैं। और उसका जो सामने ये जो नंबर है, जो रैंक है, वो आपकी 6 है। तो ये जो घोड़े की ये जो चाल चली, आप इसको कह सकते हैं कि ये F6, घोड़े ने F6 चाल चलाई, या जो ब्लैक है उसने F6 चाल चलाई है। तो ऐसे ही जो भी मुख्तलिफ किस्म की मूव्स चलती रहेंगी, उनको उनके पोजीशन, फाइल एंड ब्रेक की पोजीशन के मुताबिक उनको वो नाम दिया जाता है। आई होप कि आपको ये जो अरेंज का सिस्टम है ये समझ आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से इसको अरेंज कर सकते हैं।